दो देशों के बीच में अगर वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया को सहन करना पड़ता है। इजराइल और ईरान दुनिया में बहुत अहम राष्ट्र है, देश है, और इन दोनों में वॉर शुरू है। वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा देश पर और दुनिया पर। मेरे साथ सुनील शाह जी एक्सपर्ट है। सुनील जी, सबसे पहले तो ये वॉर का असर क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स होते हैं वो हमेशा पीस चाहते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टर्बेंसेस या वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो होता ये है कि अनसर्टनटी आ जाती है, क्योंकि आपका फिर हर एक जो कैलकुलेशन होता है कि रेवेन्यू क्या आएगी, हर एक चीज़ में उसकी इम्पैक्ट आएगी और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। तो जब कभी भी ऐसी अनसर्टनटी आ जाती है कि आगे ये सिचुएशन कैसे टर्न लेगी, तब जाके इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है, वो बाहर मार्केट से बाहर होने लगता है, यानी कि बेसिकली अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक इस वॉर की बात करें तो अब तक क्या था कि हमने पहले देखा कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच जो वॉर शुरू हुआ कोविड के तुरंत, कोविड का पहले शॉक आया, फिर उसमें से हम उभर के बाहर आ गए, फिर रशिया और यूक्रेन का आ गया। अब रशिया और यूक्रेन का होने के बाद लेकिन वो वॉर सिर्फ वो दो देशों तक ही सीमित थी। फिर जाके पहली बार जब भी हमारा और पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ तो वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको आती थी, लेकिन वो 4 दिन में जो मामला है वो सुलझ गया, सीज फायर हो गया, तो वो एक हमारे लिए अच्छी बात हो गई, कैपिटल मार्केट और हमारे देश के लिए और इकोनॉमी के लिए भी। अब वेस्ट एशिया में ये जो हुआ था कि एक बार पहले भी ईरान और इसराइल के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, बट हमने देखा वो लिमिटेड पे था, 2 या 4 दिन। इस बार क्या हुआ कि जब पहले इसराइल ने वॉर शुरू की और उन्होंने अटैक किए और काउंटर अटैक्स ईरान से आने लगे, तब तक भी ठीक था मार्केट ने। हमने देखा कि जब फ्राइडे को अमेरिका ने अनाउंस किया था कि भाई हम 15 दिन तक वॉर में शामिल नहीं होंगे, और तो मार्केट को एक होप आया कि डिप्लोमेसी को चांस देंगे, यानी डिप्लोमेसी से कोई भी चीज़ हल होती है, मार्केट को अच्छा लगता है। लेकिन हमने देखा शनिवार रात को या संडे अर्ली मॉर्निंग को अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर, अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है 3, वहाँ पे हमला करके उसको खलास कर दिया। अब रिटालिएशन में ईरान ने वापस जोरों से आक्रमण शुरू कर दिया इसराइल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब तीसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका। तो यहाँ पे जो ईरान के समर्थक देश है जैसे कि रूस है, चाइना है, तो उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है। हम और रूस ने तो जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है और वहाँ के जो चीफ ऑफ जो पहले प्रेसिडेंट मेदवेदेव थे, उन्होंने बताया कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। अब ये सारी चलते हुए क्या होगा कि ये जो युद्ध है वो 2 देश तक सीमित शायद नहीं रहेगा, एस्केलेट होगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो बहुत ही ख़राब न्यूज़ रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब वॉर होती है ना तब कोई ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होती है, सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज हर देश के जो है वो वॉर की ओर चले जाते हैं। तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि नर्वसनेस थी मार्केट में। लेकिन एक बात ज़रूर है, शुरुआत में 800-900 पॉइंट से नीचे था, अब कुछ 400 के आसपास है, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है। उम्मीद यही रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल आ जाए और डिप्लोमेसी से इसका हल आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिप्लोमेसी विंस। 2-3 बातें बहुत अहम जाननी पड़ेगी कि जब ईरान और इसराइल का वॉर हुआ तो स्टॉक मार्केट का कितना गिर गया था स्टॉक? देखिए, जब शुरुआत हुआ तभी गिरा था, लेकिन संभल के फिर वापस ऊपर भी आया। जैसे कि मैंने बोला फ्राइडे को, हालांकि वॉर चालू था, लेकिन अमेरिका ने जब बता दिया कि हम 15 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मार्केट को एक होप आई कि डिप्लोमेसी से हो जाएगा। तो भले वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी या किधर पे इतनी नहीं आई थी, क्योंकि हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है वो चालू थी, वहाँ से ऑयल और जो भी जिसे कहते हैं ट्रेड और वो सारी चल रही थी, तो वो भी चल रहा था। अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री की है तो उसका कोई असर? उसी वजह से आज मार्केट अप डाउन देख रहे हो, उसी वजह से कि अब ये 2 देशों तक शायद सीमित नहीं रहेगा और दूसरे लोग भी अगर इन्वॉल्व होते जाएंगे और एस्केलेशन बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ डी एस्केलेटिंग।
तो ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर कोई वॉर होता है तो सीधा यानी तेल का मार्केट है या ऐसे कौन से मार्केट है जिसके ऊपर असर दिख। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं यहाँ पे दुनिया की सप्लाई चेनों को तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे एनर्जी प्राइसेस पे होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कराने की बात कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकेट करने की बात कर रहे हैं ईरान, क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है, तो एनर्जी प्राइसेस एकदम शूटअप हो गए। अब एनर्जी प्राइसेस अगर शूटअप होते हैं ना, तो क्योंकि हमारी काफ़ी नीड जो है वो फॉरेन से है, यानी हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, तो हमको महंगा पड़ जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं गा। अच्छा, वो इन्फ्लेशनरी होगा, अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है और रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है कि रेट हाइक होता है, इन्फ्लेशन होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी प्राइस बढ़ती है तो उसका और जो सब असर होता है वो किस पर होगा। सब पे ऊपर ना, एक आम नागरिक के ऊपर आएगा, क्योंकि एनर्जी तो बेस है। आज आपका इलेक्ट्रिक से लेके पेट्रोल से लेके डीजल से हर एक चीज़ में उसका भाव बढ़ोतरी देखने को मिले, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ जाती है। शाह जी, और एक बात है कि ये वॉर ज़्यादा दिन अगर चलते रहा तो क्या सिचुएशन दिख रही है। फिर थोड़ा सा ज़्यादा सा ख़राब होते जाएगा हर एक चीज़, लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। और जब अनसर्टनटी, जैसे कि मैंने बताया, कोई किसी को अनसर्टनटी अच्छी नहीं लगती है, और ये अनसर्टन माहौल आ जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज फिर स्टेबल रखने के लिए कुछ दिखते है कि वॉर भी शुरू है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल रहेगा। देखिए, उसमें ऐसा है कि वाटर फाइंड इट्स ओन लेवल, वैसे ही मार्केट फोर्सेस है, उसमें इंटरवेंशन नहीं। हाँ, आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट फोर्सेस है वो डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल रहेगा। नहीं, वही मैं बोलता हूँ कि उनका ये रोल नहीं है ना, कि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करता है मार्केट कैसे है, तो वो हाँ, वो अश्योरेंस देंगे, सब करेंगे, बट उससे ज़्यादा कुछ और उनको करना भी नहीं चाहिए। वो हमने देखा हमारे कंट्री में वो इंटरफियर नहीं होता है। हाँ, वो ज़रूर है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है, और जो बिजनेस जो ग्रोथ है उसके लिए आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी से सब चीज़ करती है। तो वो जो उनके डोमेन में वो दोनों वो करते ही है, लेकिन मार्केट को इट्स ओन क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है, वो अपने हिसाब से बिहेव करती है। जैसे इंडिया का मार्केट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, वैसे सारे दुनिया में भी मार्केट अगर डिजी एस्केलेशन, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वेस्ट एशिया से आती है तो तुरंत उसका इम्पैक्ट आप देखोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखोगे वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। रूस और चीन अगर ईरान के साथ चले गए डायरेक्टली, तो थोड़ी सी तकलीफ और हो सकती है, क्योंकि फिर तो क्या है कि अमेरिका वर्सेस ये लोग हो गए ना, तो ये खराब हो सकता है यहाँ पे। फिर क्या है, somebody has to play wise and stop all this। शाह जी, एक ऐसे मानना है कि ईरान से हमें तेल आता है, इजराइल से अपने क्या संबंध है, ईरान से क्या होता है, रूस से क्या है, फिर चीन से क्या है। देखिए, हमारे एनर्जी मार्केट भी अपने यहाँ बहुत सारे। देखिए, हमारे एनर्जी नीड्स जो है वो रशिया से, फिलहाल हम रशिया ईरान से भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाता है। इजराइल के ऊपर से भी इंपोर्ट तो हमारी काफ़ी है, जो एडवांस जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सारी चीज़ें जो होते हैं टेक्नोलॉजी की, उसमें हम लोग करते हैं। चाइना से भी तो हमारा इंपोर्ट होता है। तो ये ओवरऑल, लेकिन नेगेटिव ये लगेगा कि इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। वॉर हमेशा इन्फ्लेशनरी होती है, और इन्फ्लेशन में एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शाह एक्सपर्ट है, और वॉर शुरू होने के बाद जो नंबर गिरा था वो थोड़ा स्टेबल हो गया, लेकिन अब अमेरिका ने एंट्री ली है। वहाँ दूसरी ओर चीन और रूस जो है वो सामने खुलकर ईरान के साथ पहुँच चुके हैं, तो उसका असर दुनिया के साथ साथ इस देश के स्टॉक मार्केट में भी होगा। एनर्जी हो या फिर और कोई सारे ट्रेड हो, उसमें भी ये असर दिखाई दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कामिश के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।